Hi everyone. Yes, hi everyone. Good morning everyone and welcome all of you to the session. अभी सब कुछ बिल्कुल ठीक है. Voice, video, PPT. Yes. हाँ जी. क्या आवाज आ रही है सबको? हाँ जी, आवाज आ रही है. वीडियो क्लियर है. यस. हाँ. सो क्लास स्टार्टेड अ लिटिल बिट लेट ड्यू टू सम इश्यूज, लेकिन अब एवरीथिंग इज क्लियर, एवरीथिंग इज सॉर्टेड एंड अब क्लास हो गई है लाइव. तो चले स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा सेशन, जो कि होगा टीचिंग एप्टीट्यूड का फर्स्ट क्लास. एंड आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के बेसिक्स. नाउ टीचिंग एप्टीट्यूड के सिलेबस से लेके टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक, ये सारा आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे. सो दिस सेशन इज गोइंग टू बी काइंड ऑफ इंट्रोडक्टरी सेशन कि कैसे हमें टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर क्या क्या चीजें पढ़नी है. इसके अलावा टीचिंग है क्या, बेसिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं. सो आई विल बी स्टार्टिंग विद टीचिंग एप्टीट्यूड. इसके अलावा मैं इस कोर्स के अंदर आपको रिसर्च, कम्युनिकेशन, लॉजिकल रीजनिंग एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये 5 यूनिट्स मैं कवर कराऊंगी. सो वील बी स्टार्टिंग विद टीचिंग एप्टीट्यूड फ्रॉम टुडे. ठीक है? वॉइस नहीं आ रही है? आर यू श्योर? हाँ जी. प्लीज एक बार चेक करो अपने साइड से. ऑल फाइन हियर? यस. हिंदी हिंदी इंग्लिश दोनों होगा, बाइलिंगुअल क्लास है. सो प्लीज एक बार अपने साइड से चेक कर लो. ऑल फाइन हियर एंड यस, लेट्स गेट स्टार्टेड. शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन, जो कि होगा टीचिंग एप्टीट्यूड का इंट्रोडक्शन. सो टीचिंग एप्टीट्यूड के इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो आपके साथ डिस्कस करूंगी टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस. इसके अलावा यस, स्लो है थोड़ा सा, अपने साइड से ईयरफोन लगा के चेक करो. मारुति, आपको हमारा सिलेबस का पूरा डिटेल, मतलब पूरा स्टडी प्लान मिला होगा. कब हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे वो चीज मेंशन्ड होगी, तो हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे. ठीक, चले. यस, चले. नोट्स बनाने हैं. देखो, नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, आप उस नोट्स में से पढ़ सकते हो. लेकिन अभी, क्योंकि अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं जुलाई में और दिसंबर में हमारा एग्जाम होना है, तो आई वुड रिकमेंड जो शॉर्ट पॉइंट्स हैं जो आपने पढ़ना है, मतलब जब हमने क्लास कर ली उसके बाद जब आप रिवाइज करोगे तो शॉर्ट में आप सारी इंपॉर्टेंट चीजें लिखोगे. जैसे मैं जब आपको पढ़ाऊंगी मॉडल्स ऑफ टीचिंग वगैरह, तो मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे टेबल बना लेना. ये आज का क्लास जो आपने पूरी एक समरी फॉर्म में लगा के, ठीक है, समरी फॉर्म में बना के एक नोट्स में आप लिखते चलोगे साथ साथ. तो नोट्स तो एक हम आपको देंगे, लेकिन साथ में जब आप रिवीजन करना तो आप समरी वाइज में टॉपिक के नोट्स बनाना, क्लास के अंदर मत बनाना. क्योंकि पहला आपका होना चाहिए कि टॉपिक समझो क्लास के अंदर, और फिर उसके बाद जब रिवाइज करो तब नोट्स बनाओ. चले, लेट्स स्टार्ट. कॉन्सेप्ट्स ऑफ टीचिंग आज के सेशन में हम कवर करेंगे. नेचर, कैरेक्टरिस्टिक, प्रिंसिपल और डिफरेंस क्या है कोचिंग में, टीचिंग में, मेंटरिंग में, ये सारी टॉपिक्स को आज हमें कवर करना है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के सिलेबस की. अगर आप अपना सिलेबस देखोगे, आई होप सबने सिलेबस डाउनलोड कर लिया है यूजीसी की वेबसाइट से, और नहीं किया है तो डाउनलोड कर लेना. टीचिंग एप्टीट्यूड के हम सिलेबस की बात करते हैं. टीचिंग के अंदर आपको पढ़ने हैं टीचिंग के कॉन्सेप्ट्स, ऑब्जेक्टिव्स और लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. यहां से क्वेश्चंस आपके बहुत बनते हैं, राइट. तो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं टीचिंग के, यहाँ पर आप 4 ऑब्जेक्टिव्स पढ़ोगे. गैगने के पढ़ोगे, सोलो के पढ़ोगे, सिम्पसन के पढ़ोगे और ब्लूम के पढ़ोगे, राइट. देन लेवल्स ऑफ टीचिंग, जिसमें मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल आता है. टीचिंग के क्या विशेषता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है टीचिंग की, और इसके अलावा टीचिंग के बेसिक रिक्वायरमेंट, राइट. तो ये आपका क्या है, ये पहला टॉपिक है जो टीचिंग के अंदर आपको कवर करना है. ठीक, इसके बाद बच्चों के कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि हम प्रोफेसर्स बनने वाले हैं ना, तो जो हम प्रोफेसर बनेंगे हम स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, जब हम टीचर बनेंगे हम स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे. तो एज अ टीचर बच्चों के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो हमारे सिलेबस में ये भी मेंशन्ड है कि कैरेक्टरिस्टिक किशोर बालक की, और जो हमारे एडल्ट होते हैं, एडल्ट मतलब जो हमारे प्रौढ़ शिक्षक होते हैं, शिक्षार्थी होते हैं, उनके बारे में हमको, उनके कैरेक्टरिस्टिक, उनकी विशेषता हमें पता होनी चाहिए.
ठीक है। नेक्स्ट है इन जो बच्चे होते हैं उनमें व्यक्तिगत अंतर होता है। आपको मालूम है कोई ट्विन होगा, कोई जुड़वा भी होगा तो वो बच्चा एक जैसा नहीं होता है, जुड़वा भी अलग अलग ही होते हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर होता है। और जो हर बच्चे के अंदर मतलब एक बच्चा दूसरे से अलग है, दूसरा तीसरे से अलग होगा, तो ये जो डिफरेंस होता है इसी को हम इंडिविजुअल डिफरेंस बोलते हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस के जो आपके टाइप्स होते हैं वो क्या है, वो भी हमें पढ़ना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम आते हैं फैक्टर्स रिलेटेड टू टीचिंग। टीचिंग को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, कौन कौन से कारक हमारी टीचिंग को प्रभावित कर सकते हैं, ये भी हमको पढ़ना है। टीचिंग जब हम करते हैं तो टीचिंग के मेथड्स क्या हैं, कैसे हम बच्चे को पढ़ाएंगे, पढ़ाने की विधि, राइट। टीचिंग के अंदर जब हम पढ़ाते हैं ना तो बहुत सारे ऐसे सपोर्ट सिस्टम होते हैं जिनको टीचर यूज करता है। सपोर्ट सिस्टम का मतलब क्या है, कुछ ऐसी चीजें जो हमको हेल्प करती है हमारी टीचिंग में। अगर हम इनको यूज करेंगे तो इससे हमारी टीचिंग और बेटर हो जाती है और इजी हो जाती है। क्यों, क्योंकि अगर मैं कोई चीज बोलूं या मैं ऐसे पीपीटी लिख के आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ज्यादा आपको और क्लैरिटी होगी, मुझे समझाने में भी आसानी होगी और आपको समझने में भी आसानी होगी। कोई एक बहुत मुश्किल सा कॉन्सेप्ट है उसको समझाने के लिए एक छोटा सा डायग्राम में यूज कर लूंगी तो आपको समझने में आसानी होगी, है ना। तो वही होता है सपोर्ट सिस्टम, वो सारी चीजें जो पढ़ाने में आपको सपोर्ट करे। तो तीन कैटेगरीज आती हैं उसकी, ट्रेडिशनल, मॉडर्न और आईसीटी। आईसीटी से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इस बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, मतलब 1-2 साल से आपके आईसीटी से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसको भी हम कवर करेंगे। एंड इवैल्यूएशन, तो बच्चे का मूल्यांकन करने का भी बहुत सारा तरीका होता है। ठीक है, आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनका इवैल्यूएशन करने का बहुत सारा तरीका होता है। कुछ तो फॉर्मेटिव है, समेटिव इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक, इप्सेटिव इवैल्यूएशन है। देन आपका आएगा जब आप आगे पढ़ोगे, जब हम इवैल्यूएशन के अंदर देखेंगे तो बहुत सारे छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं। सिनॉप्टिक इवैल्यूएशन क्या होता है, देन यू विल ऑल्सो बी स्टडिंग अबाउट कि हमारा जो इवैल्यूएशन हम जब करते हैं तो फेजेस के बेसिस पे तो हमने 4 पढ़ लिए। देन रेफरेंस, किससे कंपेयर कर रहे हैं, तो नॉर्म है, क्राइटेरियन है। मतलब अगर आप अपना सिलेबस देखोगे तो ठीक है ये सिलेबस इतना है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो हमें कवर करनी है, और कुछ चीजें वो भी हैं जो हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है। ठीक है, लेकिन इन टॉपिक से भी हमारे इस बार क्वेश्चंस या इससे पहले क्वेश्चंस आते रहे हैं। तो हमारे कोर्स में हम सिर्फ सिलेबस ही नहीं पढ़ेंगे, बट हम वो भी पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में हमसे पूछा जाता है और जो सिलेबस में मेंशन नहीं है। जैसे कि आप ये टॉपिक पूरा देख सकते हो, यहाँ से भी हमारे क्वेश्चंस बने हैं एग्जाम में, जैसे लर्निंग थ्योरी है, माइक्रो टीचिंग है, टीचिंग के डिफरेंट मॉडल्स हैं, टीचिंग के बिहेवियर, करिकुलम। टीचिंग के बिहेवियर पे आपने क्वेश्चन जरूर देखा होगा, की बिहेवियर, हेल्पफुल बिहेवियर, है ना। सो ये सारा भी जहां से क्वेश्चंस आते हैं उसको भी हम कवर करेंगे हमारे कोर्स में। ठीक है, सो ये आपका टीचिंग का हो गया सिलेबस। अब स्टार्ट करते हैं टीचिंग के बेसिक से कि टीचिंग है क्या, टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक, और यहां से भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो भी हम साथ साथ कवर करते चलेंगे। ठीक है, नहीं अभी तक तो हमारे पास कोई भी चेंज सिलेबस नहीं है, कोई भी रिवीजन होगा सिलेबस में तो उसको हम आज सिलेबस में कोई भी चेंज होगा तो कल से हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे हमारे कोर्स में। तो आप परेशान मत हो, अगर कुछ भी चेंज हुआ तो वो फिर आपको उसी तरह से अपडेटेड उसमें स्टडी प्लान मिल जाएगा। अभी के लिए देयर इज नो चेंज, तो हम उसी सिलेबस को फॉलो करेंगे जो हमारे पास है। ठीक है, ओके ओके, चलो। सो अब हम बात करते हैं टीचिंग के कॉन्सेप्ट्स की। टीचिंग के कॉन्सेप्ट्स, टीचिंग की अवधारणा, क्या होता है टीचिंग। तो टीचिंग कुछ भी नहीं है। अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं टीचिंग कर रही हूँ ना आपसे, और मैं कर क्या रही हूँ, कम्युनिकेशन कर रही हूँ। हमारे और आपके बीच में क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, मैं अपनी बात आपको बता रही हूँ, और इससे मैं क्या करना चाह रही हूँ, आपके माइंड में कोई चेंज, है ना। मैं अपनी इंफॉर्मेशन आपको दे रही हूँ और इससे मैं आपके माइंड में एक चेंज करना चाह रही हूँ, और इस कम्युनिकेशन के पीछे मेरा एक उद्देश्य है। इस कम्युनिकेशन के पीछे क्या है, मेरा एक उद्देश्य है या मेरा एक गोल है। वो गोल क्या है कि मैं आपको हेल्प कर सकूं यूजीसी नेट क्लियर करने में या जेआरएफ क्लियर करने में। तो वही होता है टीचिंग, जो भी मैं कर रही हूं ना यही टीचिंग है। क्या टीचिंग कम्युनिकेशन है, ठीक। टीचर क्या करता है, आदान प्रदान करता है अपनी आइडियाज का,
अपने जो भी उसके दिमाग में जो भी आइडिया है, जो भी इंफॉर्मेशन है, उसको बच्चों के साथ या दूसरे जो भी उसके साथ में लोग हैं जिनको वो टीच कर रहा है, तो उनके साथ शेयर करता है अपने आइडियाज को, अपनी नॉलेज को। एंड उसके पीछे हमेशा एक गोल होता है। तो टीचिंग के अंदर 3 चीजें आपको याद रखनी है कि ये एक कम्युनिकेशन है, ये एक संचार है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, जहां पे टीचर के दिमाग में जो भी आइडिया है, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो अगले के साथ शेयर करता है ताकि उस गोल को अचीव किया जा सके जो वो सोच के आया है। जैसे मेरे गोल के अंदर क्या है कि यूजीसी नेट से जुड़ी हुई मैं आपको जानकारी दे सकूं, जिससे कि आपका ये एग्जाम क्लियर कराने में मैं आपको हेल्प कर सकूं, है ना। सो यही आपकी टीचिंग होती है। तो टीचिंग इज नथिंग बट अ कम्युनिकेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, जहां पे टीचर बच्चों के माइंड को इन्फ्लुएंस करना चाहता है, उनको आइडियाज इंफॉर्मेशन देना चाहता है, एंड उसके पीछे होता है कोई ना कोई गोल, उसके पीछे होता है कोई ना कोई उद्देश्य। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी। उसके पीछे हमेशा क्या होता है, एक निर्धारित उद्देश्य होता है। किसी को कोई दिक्कत यहां तक? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस, सो क्लियर है, तो हम आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग। सो क्लास अब देखो 10 बजे से हमारी डेली होगी, तो आप लोगों को 10 बजे ही आना है। देर से आओगे तो फिर टॉपिक मिस होता जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां से हमारे क्वेश्चंस एग्जाम में बन जाते हैं। सबसे पहले है टीचिंग को डिफाइन अलग अलग तरह से किया गया है। टीचिंग को डिफाइन किया गया है, जो सबसे पहली डेफिनेशन आई थी उसमें नैरो मीनिंग दी गई थी टीचिंग की। उसके बाद टीचिंग में एक और पोल को जोड़ा गया, तो हमारा ब्रॉड मीनिंग आई टीचिंग की। और उसके बाद फिर क्वाड्रीपोलर प्रोसेस आया टीचिंग का, ये सबसे रीसेंट है। मतलब टीचिंग को डिफाइन देखो कैसे किया गया है। सबसे पहले कहा गया टीचिंग करनी है ना, तो टीचिंग के अंदर हमारे पास 2 चीजें होनी चाहिए। निर्धारित मतलब प्री डिटर्मिंड, डिटर्मिंड इज द मीनिंग ऑफ निर्धारित। अच्छा देखो, जो सबसे पहली टीचिंग की डेफिनेशन आई उसमें कहा गया कि टीचिंग में हमें सिर्फ 2 लोगों की जरूरत है। अगर टीचर और स्टूडेंट प्रेजेंट होगा तो टीचिंग हो जाएगी। तो क्या बोला गया, टीचिंग इज अ बायपोलर प्रोसेस। इसमें हमें सिर्फ 2 लोगों की जरूरत है, टीचर की और स्टूडेंट की। फिर इसके बाद टीचिंग को डिफाइन किया गया कि नहीं, हमें 3 लोगों की जरूरत होगी टीचिंग के अंदर। दैट इज टीचिंग इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस। टीचर तो होगा ही, स्टूडेंट तो होगा ही, लेकिन हमें करिकुलम की भी जरूरत है। बिना करिकुलम के हम पढ़ा नहीं सकते। तो टीचर स्टूडेंट होना चाहिए, ये सबसे पहले बोला गया, विच इज यस। तो माइक इशू था, अभी क्लियर है? माइक इशू था, बैटरी उतर गई थी उसकी, अभी क्लियर है? तो एक बार कंफर्म करो। अभी मेरे पास सिर्फ मैसेज आ रहा है नॉट ऑडिबल, नॉट ऑडिबल। ठीक है, स्टार्टिंग से पढ़ा दो। स्टार्टिंग से पढ़ना है तो रिकॉर्डिंग देखना, ठीक है। हाँ, अभी ये मैं वापस से बाइपोलर वाला पढ़ाऊंगी, लेकिन उसके आगे का देखना है तो रिकॉर्डिंग देखोगे। क्लास में टाइम पे आओगे कल से। यस, चले चले, ओके ओके, थैंक यू फॉर कंफर्मिंग। देखो हमने क्या पढ़ा, टीचिंग बाइपोलर प्रोसेस है, मतलब टीचिंग में 2 लोगों की जरूरत है, टीचर की और स्टूडेंट की। ये आपको सबसे पहले डेफिनेशन टीचिंग की मिली। उसके बाद जो हमें टीचिंग की डेफिनेशन मिली, जिसको हम बोलते हैं थोड़ा सा ब्रॉड वे में टीचिंग को डिफाइन किया गया, बोला गया टीचिंग ट्राइपोलर प्रोसेस है। मतलब हमें कम से कम 3 चीजों की जरूरत होगी पढ़ाने में। टीचर और स्टूडेंट की तो जरूरत होगी ही, एक चीज जो और जोड़ी गई वो है करिकुलम, पाठ्यचर्या। ठीक, करिकुलम को हम बोलते हैं पाठ्यचर्या।
तो एक चीज और जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होगी बच्चे और टीचर के अलावा, वो है करिकुलम। अब ये करिकुलम होता क्या है? तो करिकुलम को देखो डिफाइन किया गया है रेस कोर्स से। रेस कोर्स मतलब वो ट्रैक जिसपे हम भागेंगे। अब देखो जब रेस होती है, आप लोगों ने देखा होगा, जैसे आप किसी रेस में पार्टिसिपेट करते हो तो ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ये मान लो फिनिशिंग पॉइंट है। अब इस फिनिशिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए एक पूरा ट्रैक बनाया जाता है कि आपको भाग के कैसे जाना है। मान लो कि इस तरह का एक ट्रैक बना हुआ है जिसपे हम भाग के जाएंगे। लेट मी जस्ट मेक इट। ठीक है, इस रास्ते से हम भाग के जाएंगे और जब हम इस रास्ते से भाग के पहुंचेंगे तो कहां पहुंचेंगे? अपने फिनिशिंग पॉइंट पे। ये फिनिशिंग पॉइंट क्या है? आपका गोल है, यही लक्ष्य है। इस रेस का लक्ष्य क्या है? यहां तक पहुंचना है ना। तो ये जो रेस तक पहुंचने, ये गोल तक पहुंचने का पूरा रास्ता है, इसी को बोला गया है, मतलब डिफाइन करिकुलम को इसी तरह से किया गया है कि करिकुलम वो पूरा रास्ता है जिससे भगा के हम बच्चे को गोल तक लेके जाएंगे। अभी मैंने आपको पढ़ाया कि टीचिंग के अंदर क्या होता है, एक गोल होता है। ठीक है, अरे वॉइस अब आ रही है, जिसको वॉइस नहीं आ रही है रिफ्रेश करो वापस से। अभी वॉइस क्लियर है? ठीक है, आई थिंक आप कहीं और से ज्वाइन करो, मतलब आप पिछला थोड़ा सा चल रहा है तो एक बार रिफ्रेश कर लो। ओके, नाउ द वॉइस इज क्लियर। अगर वॉइस के अलावा कोई और बात हो तो कर लो, क्योंकि क्लास में अगर आप कॉन्सेंट्रेट ही नहीं करोगे तो टॉपिक कैसे समझ में आएगा। प्लीज कॉन्सेंट्रेट गाइस। अगर मैं बार बार यही बोलती रहूंगी वॉइस ठीक है तो मैं पढ़ाऊंगी कब? कॉन्सेंट्रेट करो थोड़ा सा क्लास के अंदर। देखो, आपका करिकुलम वो रेस कोर्स है जहां से आप भाग के कहां पहुंचोगे? गोल तक। अभी मैंने आपको बताया कि टीचिंग के अंदर क्या होता है, गोल होता है। अब इस गोल को अचीव कराने के लिए हम स्टूडेंट्स को कोई ना कोई एक्टिविटी तो कराएंगे, कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनको पढ़ाएंगे, है ना। सो करिकुलम के अंदर क्या आता है? करिकुलम के अंदर आता है वो सब्जेक्ट्स, वो एक्टिविटीज जो हम पूरे साल बच्चे को कराएंगे जिससे कि हम टीचिंग के उस लक्ष्य को अचीव कर सके। जैसे कि हमारे पीडब्ल्यू के जो करिकुलम के अंदर हम आपको क्या क्या चीजें देने का सोच रहे हैं कि हम आपको वीडियोस देंगे, रिकॉर्डेड भी देंगे, लाइव भी देंगे, हम आपको नोट्स देंगे, मॉक टेस्ट देंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस देंगे। तो ये सब कुछ हमारा करिकुलम है कि ये चीजें हम आपको देंगे इस कोर्स के अंदर, ताकि हम मिलके उस गोल को अचीव कर सकें जो हमने सोचा है, दैट इज यूजीसी नेट को क्लियर करना, है ना। सो यस, सो हमारा जो नहीं, रिजल्ट अलग होता है, गोल अलग होता है। अच्छा, सो इफ आई टॉक अबाउट कि हमारा जो करिकुलम है वो क्या है, करिकुलम कंप्राइजेस ऑफ वो सब्जेक्ट्स जो आप पढ़ाओगे और वो एक्टिविटीज आप जो कराओगे गोल को अचीव कराने के लिए बच्चे को, दैट इज व्हाट करिकुलम इज। नहीं, करिकुलम इज सिलेबस प्लस एक्टिविटी। करिकुलम अकेले सिलेबस नहीं होता है, सिलेबस में तो बस वो सब्जेक्ट्स मेंशन्ड होते हैं जो पढ़ने हैं, बट करिकुलम में वो एक्टिविटीज भी होती हैं। एग्जाम्पल, जैसे आप स्कूल में थे तो आपको कुछ सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते थे, लेकिन उसके अलावा कभी हमारे जो है क्रिसमस सेलिब्रेट होता था, तो कभी दिवाली का फेस्टिवल होता था हमारे स्कूल में सेलिब्रेट। देन कॉम्पिटिशन्स हुआ करते थे, आर्ट कॉम्पिटिशन है, साइंस कॉम्पिटिशन है, तो ये एक्टिविटीज भी होती थी साथ साथ। तो ये एक्टिविटी प्लस जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ा रहे हो, दैट इज व्हाट करिकुलम इज। नहीं, करिकुलम में सिर्फ स्कॉलिस्टिक और को स्कॉलिस्टिक एक्टिविटीज नहीं आएंगी। देखो, स्कॉलिस्टिक एक्टिविटीज भी अलग होती हैं। करिकुलम में सब्जेक्ट प्लस एक्टिविटी, नॉट जस्ट एक्टिविटी। ठीक है, करिकुलम इंक्लूड्स एक्टिविटीज, वो स्कॉलिस्टिक भी होगी, को स्कॉलिस्टिक भी होगी, लेकिन उसके साथ साथ सब्जेक्ट्स भी होंगे। ठीक है, चलो। सो ट्राइपोलर में बोला गया कि भाई हमें जब पढ़ाते हैं तो हमें 3 चीजों की जरूरत होगी, टीचर स्टूडेंट तो लगेगा ही, करिकुलम की भी जरूरत होगी। जो सबसे रीसेंट आपकी डेफिनेशन आई टीचिंग की, वो है कि टीचिंग क्वाड्रीपोलर होता है। हमें टीचर की तो जरूरत है, स्टूडेंट की तो जरूरत है, करिकुलम भी जरूरी है पढ़ाने के लिए, लेकिन स्कूल का एनवायरनमेंट, कैसा आप एनवायरनमेंट दे रहे हो बच्चे को,
कैसा उसको वातावरण मिल रहा है, उसके भी हेल्प से उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है। तो दिस इज द फोर्थ पोल ऑफ द टीचिंग। यहाँ पर बोला गया कि एनवायरमेंट का, वातावरण का, बच्चे को बहुत आजादी देके पढ़ाया गया या उसको बहुत डिसिप्लिन में पढ़ाया गया, बहुत सख्ती में पढ़ाया गया, ये भी उसकी डेवलपमेंट, उसकी ग्रोथ को बोल सकते हो एक तरह से डिटरमाइन करता है, राइट। तो टीचिंग के होंगे कितने प्रोसेस, क्वाड्री, ठीक। क्वाड्री पोलर प्रोसेस क्या बोलता है कि टीचिंग में हमें टीचर, स्टूडेंट, करिकुलम और एनवायरमेंट, इनकी जरूरत होगी। अब ये आपका दिसंबर में क्वेश्चन पूछा गया था, दिसंबर 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्वाड्रीपोलर प्रोसेस ऑफ टीचिंग, इनमें से कौन सा आपका क्वाड्री का पार्ट नहीं है। क्विकली एवरीवन इसका आंसर। क्वाड्रीपोलर में कोई नाम नहीं है, बट क्वाड्रीपोलर प्रोसेस है टीचिंग का, सिर्फ इतना ही है। उसमें किसने दिया है, इट्स नॉट मेंशन्ड, बस ये न्यू डेफिनेशन है। हाँ जी एवरीवन, बिल्कुल राइट। मैं बस वेट कर रही हूँ कि मुझे और लोगों का आंसर मिल जाए, देन मैं आंसर बताती हूँ आपको। यस, सो गवर्नमेंट इज नॉट दी पार्ट, है ना। अभी हमने पढ़ा टीचर होगा, करिकुलम होगा, और क्या होगा, स्टूडेंट होगा, और क्या होगा, एनवायरमेंट होगा टीचिंग का, स्कूल का, बट गवर्नमेंट नहीं होगा। करेक्ट आंसर है ये। सो ये इजी, यस इजी है, बस अगर हमें कॉन्सेप्ट पता है तो हम इसको कर लेंगे। चले आगे चलते हैं। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग। तो टीचिंग के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। सबसे पहले टीचिंग की होती है डिफरेंट लेवल्स। टीचिंग के अंदर अभी आप जब पढ़ोगे, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, टीचिंग के लेवल्स में आपका मेमोरी लेवल भी आता है। टीचिंग के लेवल में आप पढ़ोगे अंडरस्टैंडिंग लेवल, समझ का स्तर, और आप पढ़ोगे टीचिंग के अंदर रिफ्लेक्टिव लेवल। टीचिंग के अलग अलग लेवल्स हैं। अब ये लेवल क्या होती है, अब ये लेवल क्या होती है, तो टीचिंग के अलग अलग स्तर होते हैं। आपको मालूम है, जब आप नर्सरी में गए थे तो नर्सरी में हमने क्या किया हुआ था, सिर्फ हमें जो टीचर बोलता था और हम वो रट लेते थे। बट जब हम थोड़ा और बड़े क्लास में गए, जैसे थर्ड ले लो, फोर्थ ले लो, तो वहां पे टीचर ने हमें फोर्थ और फिफ्थ से तो हमारा पूरा इस तरह से हो जाता था कि आंसर ओन वर्ड्स में लिखोगे, समझ लो, और आंसर वो नहीं लिखना है जो टीचर ने लिखवाया है, एग्जाम में अपने वर्ड्स में लिखोगे। मतलब उस फोर्थ फिफ्थ क्लास तक टीचर हमको चीजें समझाने लग जाता था। अब टीचर बोलता था रटने से काम नहीं चलेगा, अब आप समझो और समझ के चीजों को आंसर करो, है ना। तो हमारी लेवल ऑफ टीचिंग बदल गई, जहां पर टीचर ने हमको सिर्फ क्या कराया था पहले, जहां पर टीचर ने हमें सिर्फ रटवाया था, पहले मेमोरी लेवल की टीचिंग दी थी। अरे भाई, नो वॉइस, ऑल क्लियर गाइस, प्लीज रिफ्रेश करो। यस, जहां पर टीचर ने हमें सिर्फ रटवाया था, अब टीचर हमको समझाने लग गया, अंडरस्टैंडिंग पे आ गया। और फिर जब हम और थोड़े से बड़े क्लास में जाएंगे तो टीचर ने हमें पूरा प्रोजेक्ट दे दिया कि भाई खुद करके लाओ, इस प्रोजेक्ट को सॉल्व करके लाओ। जब आप पीएचडी करोगे तो उस टाइम पे क्या होगा, प्रॉब्लम खुद आप अपने से सेलेक्ट करोगे, रिसर्च की प्रॉब्लम क्या होगी आपकी, और फिर उसके बाद उस प्रॉब्लम पे काम भी आपने खुद ही करना है। तो वो एक अलग तरह की हमारी टीचिंग है, उसको हम रिफ्लेक्टिव, चिंतनशील स्तर ऑफ टीचिंग बोलते हैं, ठीक। सो अगर आप देखोगे टीचिंग के होते हैं डिफरेंट लेवल्स, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव, ठीक है। सो टीचिंग हैज डिफरेंट लेवल, पहला हो गया। नेक्स्ट, टीचिंग टेक्स प्लेस इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट। टीचिंग एक गतिशील एनवायरनमेंट में होता है, डायनेमिक एनवायरनमेंट में होता है। अब देखो, अब देखो क्या होता है कि जैसे मैंने एक लेसन प्लान बनाया, मैंने सोचा कि मैं इस तरह से आपको आज की क्लास में पढ़ाऊंगी, बट डिपेंडिंग ऑन द लर्नर्स डिमांड, डिपेंडिंग ऑन स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग, मैं अपनी टीचिंग में चेंज करती जाऊंगी। मैं कुछ सोच के आई थी कि भाई इस तरह से पढ़ाना है, लेकिन मैंने देखा कि आपको समझ में आ रहा है या आपको नहीं समझ में आ रहा है जो मैं जिस तरह से पढ़ा रही हूँ।
अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो मैं अपने पढ़ाने के तरीके में फिर चेंज करूंगी, मैं कुछ थोड़ा सा दूसरा तरीका अपना के देखूंगी, कोई और एग्जाम्पल देके देखूंगी, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सो टीचिंग के अंदर क्या है, आपका डायनेमिक एनवायरनमेंट में होता है। डायनेमिक को आप क्या बोलते हो, गतिशील बोलते हो, परिवर्तन बोलते हो। तो टीचिंग हमेशा उसमें परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन इसलिए होता है कि टीचर स्टूडेंट को समझाने के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी का यूज करता है। आप कोई एक फिक्स स्ट्रैटेजी का ही यूज नहीं करोगे, एक निर्धारित स्ट्रैटेजी का ही यूज नहीं करोगे, बट अगर बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है तो आप दूसरे तरीके से भी पढ़ाओगे और पढ़ा के उनको समझाओगे। नेक्स्ट, टीचिंग एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, बौद्धिक क्रिया है। टीचिंग के अंदर हम किस, देखो अलग अलग तरह की हमारी एक्टिविटीज होती है। अगर हम बात करें जो लेबर होते हैं, जो हमारे घर को, मान लो कि हम एक लेबर जो हमारा घर बना रहा है, या आपने एक पर्सन को बुलाया है और आपने बोला है कि आप मेरा नल ठीक कर दो, घर में मेरा नल खराब हो गया, मेरा नल ठीक कर दो, मेरा दरवाजा टूट गया, दरवाजा ठीक कर दो। तो इनका काम कैसा होता है, इनका होता है फिजिकल वर्क। लेकिन टीचर है या मैनेजर है, इनका काम कैसा होता है, इंटेलेक्चुअल होता है, दिमाग से काम लेते हैं। मैं खड़े होके पढ़ा रही हूँ, मैं बैठ के भी पढ़ा सकती हूँ, है ना। और अगर मैं बैठ के पढ़ाऊंगी तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरी टीचिंग में, क्योंकि मुझे काम तो दिमाग से लेना है ना, मुझे काम दिमाग से लेना और मुझे उस बात को अपनी एक्सप्लेन करना है। तो टीचिंग कैसी एक्टिविटी होती है, टीचिंग होती है इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। ठीक है। अब टीचिंग देखो एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। टीचिंग साइंस क्यों है, क्योंकि साइंस की तरह टीचिंग के अंदर भी कुछ प्रिंसिपल्स लगते हैं, टीचिंग के अंदर भी कुछ सिद्धांत होते हैं। तो इसलिए हम टीचिंग को बोलते हैं कि भाई टीचिंग साइंस है, इसमें कुछ सिद्धांत हैं जिनको हमें फॉलो करना होगा। लेकिन टीचिंग एक कला भी है, आर्ट भी है। अब एक ही सब्जेक्ट अगर दो अलग अलग लोग पढ़ाएंगे ना, तो उनका पढ़ाने का स्टाइल अलग होगा, उनका पढ़ाने का समझाने का तरीका अलग होगा, और इसी को हम बोलते हैं आर्ट। आप जिस भी तरह से चाहो उस टॉपिक को पढ़ा सकते हो। बिल्कुल आपको कुछ साइंस को फॉलो करना होगा, दैट मीन्स आपको कुछ प्रिंसिपल्स को जरूर फॉलो करना होगा, लेकिन उसके बाद आप उसको किस तरह से अपनी टीचिंग के अंदर ढाल रहे हो, किस तरह से पढ़ा रहे हो, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू। नेक्स्ट, टीचिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, चलता रहता है। जैसे हम कभी भी लाइफ में सीखना नहीं छोड़ते हैं, वैसे ही टीचिंग कभी भी खत्म नहीं होती। आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी टीचिंग मिलती ही रहेगी, क्लास में मिलेगी, क्लास के बाहर मिलेगी, आपको अपने घरों पे मिलेगी। तो टीचिंग कहीं ना कहीं आपको मिलती रहेगी। टीचिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। टीचिंग इंटरएक्टिव होता है, पारस्परिक आपका संवाद यहाँ पर रहता है। तो दैट मीन्स टीचिंग के अंदर कम्युनिकेशन होता है। एक आपका एग्जाम में क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन था कम्युनिकेशन मतलब संचार इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। आपको बताना था ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। क्या है ये क्वेश्चन, मैं हिंदी में बता देती हूं। संचार आपके सीखने और सिखाने का एक अभिन्न अंग होता है, आप अलग नहीं कर सकते हो। क्या ये स्टेटमेंट सही है या क्या ये स्टेटमेंट गलत है? एवरीवन सही है। यस ट्रू, क्योंकि कम्युनिकेशन टीचिंग एक इंटरएक्टिव प्रोसेस है। अगर मैं पढ़ा रही हूं तो मुझे कम्युनिकेशन करना होगा। मैं बिना कम्युनिकेट करे, चाहे वो मैं बोल के करूं या मैं लिख के करूं, लेकिन बिना कम्युनिकेट करे मैं आपको सिखा नहीं सकती, है ना। तो टीचिंग एक अभिन्न अंग है, मतलब टीचिंग से हम कम्युनिकेशन को अलग नहीं कर सकते। ठीक है ना। टीचिंग एक सोशल प्रोसेस होता है, क्यों? क्योंकि ये टीचिंग हम दूसरों के लिए करते हैं। ठीक, तो टीचिंग एक सोशल एक्ट है। टीचिंग गोल ओरिएंटेड होती है, हमेशा एक गोल होगा, एक लक्ष्य होगा हमारा टीचिंग के पीछे।
टीचिंग फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। अब देखो, वो टीचिंग जहां पे रूल्स को फॉलो करोगे आप, रूल्स होंगे, वो फॉर्मल टीचिंग हो गई, हर एक चीज स्ट्रक्चर्ड होगी, वो फॉर्मल हो गई। वो टीचिंग जहां पे किसी भी तरह का रूल या स्ट्रक्चर बोल सकते हो, टाइम टेबल बोल सकते हो, कैसी भी टाइम टेबल नहीं है, तो वो इनफॉर्मल टीचिंग हो गई। फॉर्मल टीचिंग वो जो आप स्कूल कॉलेज में, ठीक, जो आप स्कूल और कॉलेज में सीखते हो, वो फॉर्मल टीचिंग हो गई। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हमने सारी सीख स्कूल कॉलेज में ली है, हम यूट्यूब से भी सीख लेते हैं, हम अपने घरों पे भी सीख रहे हैं लोगों से, हम अपने आस पड़ोस के लोगों से सीख रहे हैं, तो दैट इज इनफॉर्मल लर्निंग या इनफॉर्मल टीचिंग। ठीक है, फॉर्मल कैसे, क्योंकि जब स्कूल जाते हो, कॉलेज, तो रूल्स होते हैं ना कि अगर 75% अटेंडेंस नहीं हुआ तो एग्जाम में नहीं बैठोगे, ये टाइम है क्लास में आने का, इससे लेट आओगे तो डांट पड़ेगी। तो दैट इज कि वहां रूल्स होते हैं, आपका एक टाइम है कि भाई आप, ऐसा नहीं है कि जनवरी में सेमेस्टर शुरू होना था और आप मार्च में पहुंचे और बोला, या जुलाई में आपका नया सेशन शुरू होना था और आप पहुंच रहे हो अक्टूबर में और बोल रहे हो मुझे एडमिशन दे दो, तो बोलेंगे नहीं अगले साल आना है ना। तो रूल्स होते हैं फॉर्मल के अंदर, लेकिन इनफॉर्मल जैसे हम अपने फ्रेंड से सीख रहे हैं, आस पड़ोस से सीख रहे हैं, किसी से भी सीख रहे हो, आप अपने पेरेंट्स से सीख रहे हो, तो वो इनफॉर्मल एजुकेशन है। क्लियर है? यस। नाउ, नहीं, ट्यूशन में कोई रूल्स वगैरह नहीं होते हैं, ट्यूशंस में होते हैं क्या कोई रूल? नहीं होते हैं, तो वो नहीं आएगा फॉर्मल में। अच्छा, वो इनफॉर्मल में ही आएगा। टीचिंग रिलेटेड है हमारे इन सारे टर्म से, एजुकेशन से, लर्निंग से, इंस्ट्रक्शन से, ट्रेनिंग से। अब देखो, टीचिंग रिलेटेड है इन सब से। एजुकेशन के लिए हमें टीचिंग देना होगा, अगर हम चाहते हैं एजुकेशन, तो नहीं, पीडब्ल्यू इज नॉट फॉर्मल, पीडब्ल्यू इज नॉन फॉर्मल। अब नॉन फॉर्मल क्या होता है वो भी हम उसके ऊपर भी बात करेंगे, बट अभी नहीं करेंगे। ठीक है, सो अभी इनफॉर्मल और नॉन और फॉर्मल क्या था वो जान लो, अभी नॉन फॉर्मल कुछ देर में पढ़ेंगे। ठीक है, सो वो इस बस ऐसे ही जान लो। चलो मैं नॉन फॉर्मल भी बता देती हूँ। फॉर्मल होता है, रूल्स होते हैं और वहां पर एक स्ट्रक्चर्ड आपको पढ़ाई कराई जाएगी। ठीक है, लेकिन जो डिस्टेंस लर्निंग होती है, आप वहां भी कोई कोर्स सीख रहे हो, वहां पर भी स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर इन द सेंस कि पूरा एक 6 महीने का प्लान बना हुआ है, लेकिन फिर उसमें आपको छूट दे दी गई है कि भाई टाइम, आपको टाइम पे नहीं आना है, रिकॉर्डेड देख लेना, अगर आप नहीं देख पा रहे हो तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, आपको स्कूल आने की जरूरत नहीं है। सो ये नॉन फॉर्मल हो गया। जो डिस्टेंस लर्निंग होती है ना, वो नॉन फॉर्मल है। नॉन फॉर्मल इसलिए है क्योंकि वहां पर उतने सख्त रूल नहीं होते जितना फॉर्मल में है, बस हाँ इसको भी ज्वाइन करके आप एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स ही सीखोगे। ठीक है, क्लियर है? हाँ, यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज आपके फॉर्मल में आएंगे, लेकिन फिर जो डिस्टेंस वाले होते हैं वो नॉन फॉर्मल होंगे, एंड इनफॉर्मल जो हम अपने घर पे कहीं से भी सीखते हैं। ठीक है, ओके। सो नाउ कमिंग ऑन टू टीचिंग इज क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन, या ये सारा ये पॉइंट देखते हैं। तो देखो, एजुकेशन, शिक्षा, शिक्षा के लिए टीचिंग देनी करनी होती है। अगर मैं आपको शिक्षा देना चाहती हूं तो मुझे पढ़ाना होगा, मैं टीचिंग करूंगी, उससे आपको शिक्षा मिलेगी। तो टीचिंग और शिक्षा एक नहीं है, शिक्षा के लिए हम टीचिंग करते हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं लर्निंग। लर्निंग क्या भाई? लर्निंग है जो आप कर रहे हो, आप सीख रहे हो, है ना, और मैं सिखा रही हूं, तो टीचिंग रिलेटेड है लर्निंग से, लेकिन टीचिंग और लर्निंग अलग अलग होती है। देखो, आपको सिखाना है मुझको, तो मैं पढ़ाऊंगी और फिर मैं सिखाऊंगी, है ना। तो लर्निंग वो होती है जो स्टूडेंट करता है, टीचिंग वो होती है जो टीचर करता है। ऐसे याद रखोगे आप। इंस्ट्रक्शन, जो भी मैं क्लास में कर रही हूं, आपको टॉपिक समझा रही हूं, मैं आपको टॉपिक डिलीवर कर रही हूँ, इसके अलावा मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर रही हूँ, आपसे क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, ये सब कुछ क्लास के अंदर जो मैं कर रही हूँ, ये इंस्ट्रक्शन का पार्ट आएगा या इंस्ट्रक्शन का पार्ट कहलाएगा। एंड फिर ट्रेनिंग होती है। तो चले थोड़ा सा समझ लेते हैं इन पॉइंट्स को, ये इंपॉर्टेंट है आपका। सबसे पहले देखो, टीचिंग के अंदर होते हैं, टीचिंग को बोल सकते हो कि टीचिंग दो तरह से हमारा जो है हमारे ऊपर काम करता है, या तो हमारे बिहेवियर में वो चेंज लाएगा,
व्यवहार में हमारे चेंज आएगा टीचिंग से, या टीचिंग से हमारी बिलीफ और नॉलेज में चेंज आएगा। ठीक है, मतलब जब टीचिंग हो रही है या तो हमारे बिहेवियर में, व्यवहार में चेंज आ रहा होगा, या टीचिंग से हमारे नॉलेज में चेंज आ रहा होगा, हमारे बिलीफ में चेंज आ रहा होगा। ठीक, तो पहले इसको समझते हैं। बिहेवियर में चेंज आएगा, या तो कंडीशनिंग होगी हमारी या ट्रेनिंग होगी। ठीक, सो टॉकिंग अबाउट ट्रेनिंग, आपको मालूम है आप जब ट्रेनिंग कहीं पर ज्वाइन करते हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो आपने ज्वाइन कर लिया, आपको बहुत ज्यादा पसंद है ड्राइविंग करना, या पसंद नहीं है, आपको लग रहा है कि भाई ये स्किल तो मुझे आने चाहिए, ये जो स्किल है ये मुझे आनी चाहिए, तो आपने क्या कर लिया, आपने ट्रेनिंग कार जो भी आपको सिखा रहे हैं ड्राइविंग स्कूल्स हैं वो आपने ज्वाइन कर लिया। सो ये क्या हो गया, इस ड्राइविंग स्कूल को ज्वाइन करके आप क्या सीखोगे, आपको क्या सीखने को मिलेगा, एक स्किल, है ना, एक स्किल सीखोगे आप। और यही क्या है, ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग वो जो आपको कोई ना कोई स्किल सिखा दे। ठीक, और कंडीशनिंग से क्या होता है, आपके व्यवहार में चेंज आ जाता है, आपके बिहेवियर में चेंज आता है। कंडीशनिंग भी एक तरह की ट्रेनिंग ही है, ये एक तरह की आपकी ट्रेनिंग है जहां पर चेंज होता है आपके बिहेवियर में। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल, जैसे कोई बच्चा है जो कभी भी क्लास में काम करके नहीं आता है। ठीक है, कोई भी एक बच्चा है, हाँ स्किल हो गई, उसी को कला बोलते हो। अब देखो एक बच्चा है वो काम नहीं करके आता है क्लास में, टीचर उससे बहुत ज्यादा परेशान है, तो टीचर ने बोला कि भाई अब तुम कल अगर काम नहीं करके आए तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। तो आज भी अगर वो मान लो काम करके नहीं आया तो टीचर ने उसको पनिश कर दिया, कल नहीं करके आया टीचर ने फिर उसको पनिश किया, पनिश करता गया, एक टाइम के बाद बच्चे को शर्मिंदगी होगी और बच्चा वो काम करना छोड़ देगा, जो गलत काम कर रहा था वो करना छोड़ देगा। ठीक है, डायग्राम में ब्लू शो हो रहा है, प्लीज एक बार रेजोल्यूशन चेक करो, ऑल विजिबल। ठीक है, अभी समझ लो, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, क्यों ब्लर हो रहा है भाई, इट्स वेरी क्लियर, मैं पढ़ा रही हूं वैसे डायग्राम आपको मिलेगा, तो अभी समझने में थोड़ा सा फोकस कर लो। नहीं, कंडीशनिंग इज नॉट रीइंफोर्समेंट, कंडीशनिंग के अंदर रीइंफोर्समेंट यूज करते हैं लेकिन इट इज नॉट रीइंफोर्समेंट ओनली। जैसे रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन क्या होता है, अभी उसके ऊपर आएंगे, पहले पनिशमेंट बता रही हूँ मैं आपको सजा देती जा रही हूँ, सजा देती जा रही हूँ, देती जा रही हूँ, एक टाइम के बाद आप उस काम को करना छोड़ दोगे, है ना। बचपन में ऐसे ही हमको मम्मी पापा ने ट्रेन किया है, कोई काम हम गलत करते थे तो डांट पड़ती थी, मार पड़ती थी, और अभी भी बोला जाता है कि अगर मारा नहीं तो बच्चा सुधरेगा नहीं, है ना। तो गलत हरकत है, उसको छुड़वाने के लिए हमको उसको पनिशमेंट देनी पड़ती है। लेकिन अगर कोई काम अच्छा किया, जैसे कि आपको याद होगा अगर स्कूल में बहुत अच्छा मार्क्स लेके आए, आपने कोई स्पोर्ट्स कंपटीशन में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो आपको मम्मी पापा कोई ना कोई गिफ्ट दे दिया करते थे। अगर आपने बहुत अच्छा स्कूल में पास कर लिया तो पार्टी रख दी गई, पार्टी में हर कोई आपके लिए गिफ्ट लेके आ रहा है। उसके पीछे रीजन ये है कि जब आपको मोटिवेट किया जाएगा कि हाँ भाई तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुम्हें मोटिवेट किया गया, तो इससे क्या होगा, थोड़ी सी और मोटिवेशन अंदर आएगी कि अगली बार मैं फिर ऐसा काम करूं। कुछ नहीं तो अगर आपने मान लो किसी की हेल्प ही कर दी तो वो आपको थैंक यू बोलेगा, आपको शाबाशी देगा, आपको मम्मी पापा ने शाबाशी दे दी तो आपको एक खुशी मिली कि भाई हाँ ये काम करते हैं और ताकि हमें और खुशी मिले। छोटा बच्चा ऐसे ही होता है ना, अगर आप वो पानी भी लाके दे रहा है, आपने उसको शाबाशी दे दी, उसको थैंक यू बोल दिया, खुश हो जाएगा, वो दोबारा भी वही काम करना चाहेगा, है ना। सो दिस इज कंडीशनिंग, बिहेवियर में चेंज लाना। अगर हम आपको रिवॉर्ड दे रहे हैं तो वो रीइंफोर्समेंट होता है, मतलब किसी काम को मोटिवेट हम कर रहे हैं, और एक होता है पनिश कर रहे हैं, आपको सजा दे रहे हैं ताकि ये काम ना करो, यही कंडीशनिंग है। कंडीशनिंग एक तरह की ट्रेनिंग होती है जिससे हम आपके व्यवहार में चेंज लाते हैं। हम अगर चाहते हैं कि आप ये काम करो तो आपको रिवॉर्ड दे दिया, अगर हम चाहते हैं कि ये काम ना करो तो फिर हम आपको कोई सजा देंगे। सो दिस इज व्हाट कंडीशनिंग इज, क्लियर है। यस yes. हाँ, अब देखो ट्रेनिंग कंडीशनिंग लिखी है, ट्रेनिंग होती है स्किल से जुड़ी हुई, ट्रेनिंग क्या होती है, स्किल से जुड़ी हुई होती है, और कंडीशनिंग होती है हमारे
बिहेवियर से जुड़ी हुई, हमारा जो व्यवहार होता है उससे जुड़ा हुआ क्या होता है, कंडीशनिंग होती है। अगर हम चाहते हैं बच्चे का व्यवहार चेंज करना तो हम उसको या तो पनिश करेंगे या हम रिवॉर्ड करेंगे और इससे उसका व्यवहार चेंज होगा। अब आते हैं बिलीफ और नॉलेज में। अगर टीचर को बिलीफ और नॉलेज बच्चे की चेंज करनी है तो वो या तो आपको इंस्ट्रक्शन देगा, जो मैं कर रही हूँ। मैं आपको जब इंस्ट्रक्शन, दैट मीन्स क्लास में मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ, आपके डाउट्स हैं तो उसको क्लियर कर रही हूँ, इससे क्या होगा, आपको नॉलेज मिलेगी। ठीक है, आपको नॉलेज मिलेगी, दैट मीन्स आप कुछ सीख के जाओगे यहाँ से, जो चीज आपको नहीं पता थी वो यहाँ पर आप सीख रहे हो। तो इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, डिलीवरी ऑफ कंटेंट होता है बाय द टीचर। टीचर स्टूडेंट को अपनी नॉलेज शेयर करता है और बच्चे के दिमाग में नॉलेज डेवलप करता है। नेक्स्ट आते हैं इंडॉक्ट्रिनेशन पे। ये आपका उपदेश बोल लो इसको, या बोल लो मतारोपण इसको बोलते हैं। यहां पर होता है ना कि हम लर्निंग इम्पोज करते हैं बच्चे के दिमाग पे। मतलब एक तरह से होता है कि थोप देते हैं, हम बच्चे का माइंड नहीं डेवलप करते। जैसे यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हूँ, समझा रही हूँ, आप सोच रहे हो इस टॉपिक के ऊपर और फिर मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, गलत लग रहा है तो बोल रहे हो, सही लग रहा है तो बोल रहे हो। इंडॉक्ट्रिनेशन में ऐसा कुछ भी नहीं होता। इंडॉक्ट्रिनेशन के ऊपर होता है कि टीचर जो बोलेगा बच्चे को वही मानना पड़ेगा, बच्चा वही मानता भी है। इतना ट्रस्ट होता है टीचर के ऊपर कि बच्चा वही मानेगा, वही सोचेगा जो टीचर बोल रहा है, बच्चा कुछ और नहीं सोचेगा। ये इंडॉक्ट्रिनेशन का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स वैसे तो हम लर्निंग के अंदर करेंगे, बट स्टिमुलस होता है कोई भी चीज जो एक्शन क्रिएट करा दे, और जो आप एक्शन करते हो वो रिस्पॉन्स होता है। मतलब मैं आपको चिटकोटी काटूंगी, ये चिटकोटी काटना, ये ऐसे पिंच करना इज स्टिमुलस। जब आपको ये चिटकोटी काटी जाएगी तो आप चिल्लाओगे, वो रिस्पॉन्स होता है। तो अभी के लिए हम इतना जानेंगे, वैसे इसको हम लर्निंग के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन है, इसको भी कर लो फिर हम आगे बढ़ते हैं, इंडॉक्ट्रिनेशन और इंस्ट्रक्शन देखेंगे। Teaching is different from conditioning. Teaching has a broader scope and aims to develop potential and intellect of a person. So, क्या करेक्ट आंसर होगा? हाँ, अभी आते हैं एग्जाम्पल्स पे भी आते हैं, पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं एवरीवन। यस, सो टीचिंग इज डिफरेंट फ्रॉम कंडीशनिंग, ये बात तो सही है, क्योंकि टीचिंग के कई पार्ट्स होते हैं, सिर्फ कंडीशनिंग और टीचिंग एक जैसा नहीं है। कंडीशनिंग इज अ पार्ट ऑफ टीचिंग, तो टीचिंग कंडीशनिंग अलग है, सही बात है। टीचिंग का स्कोप ब्रॉडर होता है, टीचिंग आपकी पूरी ओवरऑल डेवलपमेंट करता है, और कंडीशनिंग में क्या होता है, सिर्फ बिहेवियर का चेंज होता है। तो टीचिंग ब्रॉडर स्कोप है और बच्चे का पोटेंशियल, बच्चे का इंटेलेक्ट डेवलप करना टीचिंग के अंदर आता है, ये भी बात सही है। अब बिकॉज लगाओ बीच में और देखो, टीचिंग ब्रॉड डिफरेंट है कंडीशनिंग से, क्योंकि टीचिंग का स्कोप व्यापक होता है, टीचिंग बच्चे के इंटेलेक्ट पोटेंशियल को डेवलप करता है। तो बिकॉज लगा के देखोगे कि ये दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, डी नहीं होगा, दोनों ऑप्शंस भी सही हैं आपस में, ए गलत क्यों आपको लगा? टीचिंग का पार्ट है कंडीशनिंग, क्या हम ये बोल सकते हैं कंडीशनिंग ही टीचिंग है? नहीं, टीचिंग का एक पार्ट है। अभी हमने देखा ना टीचिंग के 4 पार्ट्स होते हैं, तो कंडीशनिंग ही टीचिंग है बोल सकते हो क्या? नहीं, कंडीशनिंग इज अ पार्ट ऑफ टीचिंग, तो ए भी सही है, बी भी सही है। फिर बिकॉज लगा के साथ में पढ़ो, आपको दिखेगा कि एक्सप्लेनेशन भी सही है। ओके, सो अब हम आते हैं इंस्ट्रक्शन पे। अनुदेश क्या होता है? टीचर ने कंटेंट डिलीवर किया स्टूडेंट्स को, जहां पे
टीचर और स्टूडेंट आपस में एंगेज करेंगे, बात करेंगे, डिस्कशन होगा जैसे अभी हमारे बीच में हो रहा है, जिससे कि आपको कंटेंट में समझा सकूं, तो यही इंस्ट्रक्शन होता है। ठीक, जो अभी हम क्लास में कर रहे हैं, जो अभी हम क्लास में कर रहे हैं, ये है आपका इंस्ट्रक्शन। अब आते हैं इंडॉक्ट्रिनेशन पे। इंडॉक्ट्रिनेशन है जहां बच्चा आपके बिलीफ्स को अनक्रिटिकली एक्सेप्ट करेगा, मतलब वो आलोचना ही नहीं करेगा, आप जो बोलोगे वो मानता जाएगा, जैसे बोलोगे वो मानता जाएगा। ठीक है, तो यहां अनक्रिटिकली आपके बिलीफ्स को एक्सेप्ट किया जाएगा इंडॉक्ट्रिनेशन के अंदर। इंडॉक्ट्रिनेशन के अंदर बच्चे के दिमाग पे हम क्या करते हैं, आइडियाज को इंप्रेस करते हैं, मतलब उसके दिमाग में बस एक तरह से आप बोल सकते हो उसकी ब्रेन वॉशिंग होती है। ठीक है, उसकी ब्रेन वॉशिंग होती है, हम बोल सकते हैं दैट इज व्हाट इंडॉक्ट्रिनेशन इज। ठीक, ब्रेन वॉशिंग काइंड ऑफ अनक्रिटिकली है, किसी व्यक्ति या समूह, असमीक्षात्मक, मतलब यहां पर वो आलोचना नहीं करेगा। मैं हिंदी भी साथ साथ बोल रही हूँ और बाकी हिंदी लिखा हुआ है। ठीक है, सो आपकी बात को वो मानता जाएगा, वो सोचेगा भी नहीं कि ये सही क्यों है और ये क्यों गलत है, जो बोलोगे वो वही मानेगा। ये है इंडॉक्ट्रिनेशन। इंडॉक्ट्रिनेशन के अंदर आपने जो बोला बच्चा वही मानेगा, पहली चीज। दूसरा कि इंडॉक्ट्रिनेशन के अंदर टीचर बच्चे के दिमाग में आइडियाज को थोप देता है, या आइडिया को एक तरह से बोलते हो कि उनके दिमाग को ब्रेन वॉश कर दिया, जो बोला वही माना। ठीक, तो यहाँ पे एक आपकी एग्जाम्पल आती है रिलीजियस टीचिंग। जैसे जब हम रिलीजियस टीचिंग करते हैं तो हमारे जो टीचर्स होते हैं, क्या हम उनसे क्वेश्चन पूछते हैं? नहीं, जो बोला वो मान लिया, जैसा बोला वैसे मान लिया, दैट इज इंडॉक्ट्रिनेशन। और भी कहीं पर भी हम ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं कि नहीं भाई यही यही सही होगा, हम बच्चे को इतना कॉन्फिडेंस में ले चुके हैं कि हम जो बोल रहे हैं बच्चा वही मान रहा है, हम रात बोल दें तो भी उसके लिए रात हो जाएगी। तो अगर ऐसी टीचिंग हो रही है तो वो इंडॉक्ट्रिनेशन का पार्ट होगी। क्लियर है? यस, क्लियर है सबको? एक बार कंफर्म कर दें। यस, ओके। अब टीचिंग कैन बी डन विदाउट इंडॉक्ट्रिनेशन, बट इंडॉक्ट्रिनेशन पॉसिबल ही नहीं है टीचिंग के। मतलब मैं जैसे यहाँ पे कर रही हूँ तो मैं टीचिंग कर रही हूँ, और टीचिंग कर सकती हूँ बिना इंडॉक्ट्रिनेशन के, मुझे कोई चीज थोपने की जरूरत नहीं है, मैं समझाऊंगी आप समझ जाओगे, हो गई हमारी टीचिंग। लेकिन इंडॉक्ट्रिनेशन बिना टीचिंग के नहीं हो सकता। मैं चाहती हूँ कि आपका दिमाग इसी तरह से चले, आप इसी तरह से सोचो, तो उसके लिए तो मुझे टीचिंग करनी होगी। और कैसे टीचिंग करनी होगी? बहुत हाईएस्ट ऑर्डर की, जहां पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट हो आपको मुझ पे, तभी तो ये वाली टीचिंग पॉसिबल है। इंडॉक्ट्रिनेशन पॉसिबल तभी है ना, जब इतना ज्यादा ट्रस्ट हो आपको मुझ पे कि मैं जो बोलूं वो मानते चले जाओ। तो दैट इज व्हाट कि इंडॉक्ट्रिनेशन बिना टीचिंग के पॉसिबल नहीं है। अगर हम इंडॉक्ट्रिनेशन करना चाहते हैं, किसी का माइंड वॉश करना चाहते हैं, तो हमें उसे पाठ पढ़ाना होगा, और इस तरह से पढ़ाना होगा कि वो हम पे हमारी बात पे पूरी तरह से ट्रस्ट करता चला जाए, मानता चला जाए। ठीक, सो ये हो गया हमारा इंडॉक्ट्रिनेशन। अब ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर का है, एक बार मैच करें एवरीवन। आपको दिया हुआ है एक साइड पे सारे टीचिंग के जो भी सीक्वेंस हैं, एंड इसके अलावा इसके यहां पर दिए हैं मीनिंग। पेपर 1 का क्रैश कोर्स तो स्टार्ट है ऑलरेडी, एनरोलमेंट भी उसमें शुरू है, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो एनरोल, वो अलग है इस कोर्स से। ओके, एवरीवन इज सेइंग सी होगा। चलो हम देखते हैं। सबसे पहले हमें यहां दिख रहा है वन वे। वन वे इम्पोजिशन ऑफ आइडिया, मतलब आइडिया को हम इम्पोज कर रहे हैं। ये किस में होता है? इंडॉक्ट्रिनेशन में। D1 होना चाहिए। ठीक है, यहीं से आंसर मिल गया कि आंसर होगा ये।
एसोसिएटिव प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज फ्रॉम टीचर टू स्टूडेंट। हम आइडिया को क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं बच्चे को। मतलब यहाँ हो क्या रहा है, आप दे क्या रहे हो, देखो हम प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज कर रहे हैं, यहाँ डिसिप्लिन ड्रिल हो रही है और यहाँ एक्टिव इंटरचेंज है। हमने अभी पढ़ा कि इंस्ट्रक्शन में होता है एक्टिव इंटरचेंज, तो ये तो हो गया हमारा इंस्ट्रक्शन। अब डिसिप्लिन्ड ड्रिल, ड्रिल मतलब बार बार कोई चीज को रिपीट करवाना ताकि वो सीख जाए, तो ये किसके अंदर होगा, ये हमारा होता है, ड्रिलिंग होती है ट्रेनिंग के अंदर। जैसे मैं आपको मान लो कार चलाना सिखा रही हूँ, तो बार बार वो कराता जाएगा कि ठीक है चलाओ आप, ठीक आगे चलाओ, और फिर वही डेली आप वही चीज प्रैक्टिस करोगे, 2-4 चीजें ही रोज रोज प्रैक्टिस करोगे 10 दिन 15 दिन, ताकि आपको ये काम बहुत अच्छे से आ जाए। और कंडीशनिंग में क्या होता है, आपका प्रेजेंटेशन होता है आइडिया का फ्रॉम टीचर टू स्टूडेंट। कैसे प्रेजेंट होगा आइडिया, रिवॉर्ड के फॉर्म में या पनिशमेंट के फॉर्म में, तो करेक्ट आंसर हमारा ये वाला होगा। ठीक है, वैसे एक ऑप्शन से हमारा आंसर बन गया था। नेक्स्ट आते हैं अब हम कुछ टीचिंग के प्रिंसिपल्स के ऊपर। तो टीचिंग के ना कुछ सिद्धांत है, अभी मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया कि टीचिंग के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। वो प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला प्रिंसिपल है टीचिंग के अंदर मोटिवेशन का सिद्धांत। जब मैं आपको मोटिवेट करूंगी तो ज्यादा अच्छी टीचिंग होगी या ज्यादा अच्छी लर्निंग होगी। देखो जब हम मोटिवेटेड होते हैं, एक अंदर से हमारी खुद ही इच्छा होती है कि नहीं भाई मुझे ये काम तो करना है, तो हम वो ज्यादा अच्छे से सीखते हैं ना। लेकिन एक होता है कि हमारे अंदर मोटिवेशन ही नहीं आ रही है उस काम की, तो अगर हमें कोई जबरदस्ती भी करा रहा है तो हम थोड़ा बहुत कर लेंगे, बहुत अच्छे से तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें अंदर से इच्छा नहीं थी। ठीक है, हमें अंदर से इच्छा नहीं थी। प्लीज अभी थोड़ा सा क्लास के अंदर कंसंट्रेट करोगे तो ज्यादा पढ़ पाओगे। क्रैश कोर्स के बारे में बाद में पूछ लेना, मैं टॉपिक को रोक रोक के बार बार आपसे क्रैश कोर्स की बातें या इधर उधर की बातें नहीं कर सकती। आपको इस बात को समझना होगा कि मैं अपनी क्लास के अंदर सिर्फ टॉपिक से जुड़ी हुई ही बातें करती हूँ। अगर आपने मेरी यूट्यूब क्लास देखी होगी या कहीं भी आपने इससे पहले मुझसे पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि आई बिलीव इन कि अगर मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ तो मैं उसी पे रहूं ताकि आपको मैक्सिमम समझ में आए। एंड वो टीचिंग के अंदर एक बिहेवियर भी होता है, उसको भी हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, क्लास को कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ो, नहीं तो मेरा नुकसान नहीं होगा, आपका नुकसान होगा, और आपके साथ साथ उन सारे स्टूडेंट्स का नुकसान होगा जो क्लास करने आए हैं। इसलिए प्लीज कॉन्सेंट्रेट एवरीवन। चलो, सबसे पहला होता है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन क्या, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन होता है कि जब हमारे अंदर एक बहुत मोटिवेशन होता है ना, हम काम को करेंगे। जैसे कि किसी चीज की अपने अंदर से चाह आ गई, तब वो काम आप कर ले जाओगे। जैसे वेट रिड्यूस करना हो या कुछ भी हो, जब आप अंदर से रेडी होते हो कि नहीं ये तो मुझे करना ही है, तब वो काम आप करोगे भी और बहुत अच्छे से करोगे। लेकिन अगर बच्चा मोटिवेटेड ही नहीं है, उसको जबरदस्ती कोई काम कराया जा रहा है, तो क्या होगा, तब वो काम उतने अच्छे से वो नहीं करेगा। सो सबसे पहली प्रिंसिपल होती है मोटिवेशन की कि एज अ टीचर आपको बच्चे को मोटिवेट करना है। ठीक है, जब बच्चा मोटिवेट रहेगा कि हाँ नहीं मुझे ये तो करना है, इस बार तो मुझे नेट क्लियर करना है, तो ये एज अ टीचर आपकी जिम्मेदारी है कि उसको मोटिवेट करो। और मोटिवेट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे कि मैंने बोला ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इससे जुड़े हुए आपको क्वेश्चंस भी दिखाएं ताकि आपको लगे कि हाँ इस टॉपिक से इजी है लेकिन इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, तो आपको मोटिवेशन मिल गई कि हाँ ये तुम हमें पढ़ना ही है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारी है एज अ टीचर कि बच्चे को मोटिवेट कराओ। दूसरा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। जब हमारे अंदर ये हमें जब इस तरह से पढ़ाया जाएगा, दैट इज लर्निंग बाय डूइंग या एक्टिविटी। एक्टिविटी कैसी हो सकती है, जैसे बीच बीच में क्वेश्चंस करा लिए बच्चों से, कुछ नहीं कर सकते तो थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स बच्चों से ले लो। मतलब बच्चे के माइंड को भी एक्टिव रखो क्लास के अंदर। जरूरी नहीं है कि हर बार आप फिजिकल एक्टिविटी कराओ क्लास में, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। अगर हम सारे फिजिकल एक्टिविटीज कराएंगे तो पढ़ाने का टाइम कम मिलेगा। तो एक्टिविटी कैसी भी हो सकती है, मेंटल भी हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है, लेकिन आप बच्चे को जोड़ के रखो टीचिंग में, उनको एक्टिविटी कराओ, क्योंकि जब हम कोई चीज खुद करके सीखते हैं तो वो ज्यादा हमारी बेहतर लर्निंग होती है। तो प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी क्या बोलता है कि बच्चे जब बहुत अच्छे से सीखते हैं जब वो खुद उस काम को करते हैं, राइट। तो फिजिकल मेंटल एक्टिविटी कुछ भी कराओ लेकिन आप बच्चों से कुछ कराओ।
लाइक कुछ क्वेश्चन करा लिया, जैसे अभी मैंने आपको एक इंडोक्ट्रिनेशन वाला एक क्वेश्चन करा दिया, क्वेश्चन को देख के आप समझ गए और क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, है ना। कुछ एग्जाम्पल्स अगर मैं आपसे यहाँ पूछ लूँ या मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे और पूछ लूँ, तो ये एक्टिविटी कर रहे हो आप, आपका माइंड पूरे टाइम एक्टिव है, इससे क्या होगा, ज्यादा अच्छी लर्निंग होगी। तो नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। ठीक, आते हैं आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। अब प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट आपका वो प्रिंसिपल है जो बोलता है कि किसी बोरिंग टॉपिक को भी अगर आप पढ़ा रहे हो या कैसा भी आपने टॉपिक पढ़ाया, उसको पढ़ाने का तरीका अगर बहुत इंटरेस्टिंग है, बच्चे को मजा आ रहा है, तो वो ज्यादा सीखेगा। देखो, मोटिवेशन अलग होता है कि हमें ये काम करना है, लेकिन अब जैसे आपने सोच लो, इस तरह से सोचा है कि भाई मुझे तो वेट रिड्यूस करना है, मोटिवेटेड हो, लेकिन वो जब उस प्रोसेस में आप आए, वेट रिड्यूस करने लग गए, तो आपको बहुत बोरिंग लगने लग गया कि मैं क्या खा रहा हूँ, वही जो है बॉइल्ड खाना खा रहा हूँ, तो मुझे मजा नहीं आ रहा है, तो आपका फिर वो काम छूट जाएगा, है ना। लेकिन उसको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से करोगे कि मैं सब कुछ खाऊंगा, बस पोर्शंस कंट्रोल करूंगा, तो इससे क्या होगा, आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। तो इंटरेस्ट का प्रिंसिपल है कि बच्चे की रुचि बना के रखो। जैसे हिस्ट्री, मैं आज भी ये मानती हूं कि अगर मेरे स्कूल में टीचर्स ने हिस्ट्री को उस तरह से पढ़ाया होता, जिस तरह से आजकल में बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स पे कुछ शॉर्ट्स वगैरह आ जाती हैं हिस्ट्री की, इतना इंटरेस्टिंग वे में बताते हैं, तो हमको लगता है हिस्ट्री एक्चुअली बुरा सब्जेक्ट नहीं था, बोरिंग नहीं था। लेकिन मुझे मेरे स्कूल में हिस्ट्री से ज्यादा बुरा कोई भी सब्जेक्ट नहीं लगता था। मुझे हिस्ट्री नहीं अच्छी लगती थी, बस किसी तरह से रट रट के मैं पास होती थी उसको। अब मुझे समझ में आता है कि टीचर ने बहुत अच्छे से नहीं पढ़ाया, इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट टीचर बस आके पढ़ देता था, बुक से उसने पढ़ दिया, बता दिया ये डेट है याद कर लेना। लेकिन अगर उसने वो स्टोरी की तरह समझाया होता, समझा के कुछ पिक्चर्स दिखाई होती, तो हिस्ट्री भी शायद बहुत अच्छा लगता उस टाइम पे। तो ये टीचर का ही रोल होता है कि टीचर इंटरेस्ट से टॉपिक को पढ़ाएगा, तभी बच्चा इंटरेस्ट लेके समझेगा। ठीक है, क्लियर है। यस, एक्सपीरियंशियल लर्निंग एक्टिविटी वाला पॉइंट होता है। अब प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विथ लाइफ, जीवन से जोड़ो इसको। ठीक है, जीवन से जोड़ो। जैसे मैंने अभी हिस्ट्री वाली एग्जाम्पल को अपनी लाइफ से जोड़ के आपको बताया, तो आप समझ भी पाओगे और रिलेट भी कर पाओगे, है ना। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हुआ हो। बहुत सारे ऐसे टीचर्स मैंने देखे हैं जो मैथ्स उतने अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं, मैथ्स भी इंटरेस्टिंग है, अगर आप पढ़ाने का आपका तरीका उस तरह का हो, तो बच्चे को समझ में आएगा, है ना। सो आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एज अ टीचर कि इंटरेस्ट से पढ़ाओ, बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप करो। दूसरा है लिंकिंग विथ लाइफ, लाइफ से जोड़ो। अब मैथ्स पे आ जाते हैं। मैथ्स में हमारे जितने भी चैप्टर्स होते थे, जब हम थोड़े बड़े क्लासेस में गए, तो जितने भी चैप्टर होते थे ना, पहले तो ऐसे नंबर्स वाले सम होते थे, लेकिन लास्ट वाला जो हमारी एक्सरसाइज होती थी उस चैप्टर की, वो वर्ड प्रॉब्लम होती थी। और उस वर्ड प्रॉब्लम में क्या लिखा होता था कि मान लो कि एक आयुष है, आयुष टॉफी लेने के लिए एक शॉप पे गया, उसने 5 रुपीज की टॉफी ली, उसने 4 रुपीज की चिप्स ली, तो अब मुझे बताओ टोटल उसने कितना स्पेंड किया होगा। तो हम बोलेंगे 5 + 4 = 9। ये वर्ड प्रॉब्लम हमको क्या करा रहा है, वो लाइफ से जोड़ रहा है कि एक आयुष शॉप पे गया, सोचो। तो इससे क्या हुआ, आपने ऐसे सोचा, खुद को वहां रख के सोचा कि भाई मैं शॉप पे जाऊंगा, इतना दूंगा इतना दूंगा। और अब जब जब आप शॉप पे जाओगे ना और पैसा दोगे और कितना पैसा वापस मिल रहा है, आप समझोगे कि ये तो हमने मैथ्स में पढ़ा था कि अब हमें सब्सट्रैक्ट करना है, अब हमें ऐड करना है, ठीक है, जोड़ना है या घटाना है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विथ लाइफ, लाइफ से जोड़ो। जब आप कोई भी कॉन्सेप्ट बच्चे को पढ़ा रहे हो और उसको बताओगे कि बेटा ये लाइफ में इस तरह से हमें यूज करना है, तो इससे बच्चा जब वो काम करेगा तो उसको ये चैप्टर अपने आप ही रिवाइज होता जाएगा। ठीक है, तो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विथ लाइफ, लाइफ से जोड़ते चलो। हमारी टीचिंग का हमेशा एक होना चाहिए डेफिनेट एम, डेफिनेट उद्देश्य। ठीक है, अब अगर मैं यहां सोच के आऊं कि चलो टीचिंग पढ़ाते हैं, अब टीचिंग अपने आप में बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। टीचिंग की अगर आप गहराई में जाओगे तो आप गहराई में जाते चले जाओगे, बहुत सारे आपको थ्योरीज मिलेंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे। लेकिन क्या मैं सब कुछ आपको पढ़ा सकती हूँ इन दिस स्पैन ऑफ 6 मंथ? और सिर्फ 6 मंथ में हमें एक ही यूनिट नहीं करनी है, बहुत सारे यूनिट्स करने हैं, है ना। तो एक फिक्स उद्देश्य होना चाहिए कि नहीं, हमें वो टीचिंग पढ़ानी है जो यूजीसी नेट से रिलेटेड है,
हमें बीएड वाली, एमए एजुकेशन वाली टीचिंग नहीं पढ़ानी है स्टूडेंट्स को, वो पढ़ाना है जो आपके यूजीसी नेट से जुड़ा हुआ है। तो जब हमारा एक डेफिनेट एम होगा, एक उद्देश्य क्लियर होगा कि हमें क्या करना है, तभी हम बेटर पढ़ा पाएंगे, तभी हम बेहतर प्लानिंग कर पाएंगे। तो एक उद्देश्य होना चाहिए, ठीक, एक उद्देश्य होना चाहिए। अगर आपका उद्देश्य नहीं है तो फिर क्या होगा, हम वो काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। जैसे कि एवरीवन सेज, एंड मैं भी आपसे यही बोलूंगी कि आपका ना डेली उद्देश्य होना चाहिए कि आज मैं ये चीजें करूंगी, ठीक है। रोज का एक गोल होना चाहिए कि आज दिन के एंड तक मैं ये वाला चैप्टर खत्म कर लूंगी, वो वाला चैप्टर खत्म कर लूंगी। जब एक उद्देश्य होता है ना, हमारे दिमाग में एक टारगेट होता है कि ये करना है, तो आप देखो कि दिन आप बहुत बेटर वे में यूटिलाइज करोगे। लेकिन किसी दिन, जिस दिन आपने कोई प्लान कुछ भी नहीं सोचा है कि मैं ये करूंगी, तो वो उस दिन ऐसे ही निकल जाता है हमारा पूरा इधर उधर, कुछ काम करेंगे फिर कुछ और करने लग जाएंगे, होगा उस दिन कुछ भी नहीं। तो इसीलिए हमेशा एक टारगेट होना चाहिए, तो उससे आपका काम भी बहुत अच्छे से होता है, आपका दिन भी आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हो, और जो भी आपने सोचा है वो सारे काम भी कर ले जाते हो, ठीक। तो एक तो हो गया डेफिनेट एम, इसी के साथ एक और आता है, मैं इसको पहले लूंगी, बाकी प्रिंसिपल्स बाद में देखूंगी। प्लानिंग। जब एक उद्देश्य होगा, जब एक टारगेट होगा, तभी तो उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करोगे। जैसे मैंने सोचा कि भाई मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाऊंगी, फिर उसी के अकॉर्डिंग प्लानिंग होगी। हमने पहले सोचा कि पढ़ाना क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड यूजीसी नेट का, फिर पूरा आपका स्टडी प्लान बनाया कि इस दिन ये पढ़ाऊंगी, उस दिन वो पढ़ाऊंगी। तो दैट इज व्हाट प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग इज, कि आप उसी तरह से जब पूरी योजना बना के चलोगे, ठीक है, योजना बना के चलोगे तभी उस काम को अचीव कर पाओगे, ठीक। जब आप योजना ही नहीं बनाओगे, अपनी प्लान ही नहीं बनाओगे, तो आपकी टीचिंग क्या होगी, फेल होगी। सो जब भी आप क्लास के अंदर जाओ, जब आप अब खुद भी टीचर बन जाओगे, प्रोफेसर बन जाओगे, सो आपको एक प्लान बना के जाना है क्लास के अंदर। जब मैंने बीएड किया था तो हम पूरा का पूरा एक लेसन प्लान बनाते थे, और लेसन प्लान की हमारी डायरी होती थी। उसमें हम लिखते थे कि ये टॉपिक हमें इस तरह से पढ़ाना है, इस तरह से हम इसको स्टार्ट करेंगे, फिर इसमें ये क्वेश्चंस हम पूछेंगे। अभी ये जो मेरी पीपीटी है, ये भी एक तरह की मेरा लेसन प्लान है। मैं एक सीक्वेंस में पूरा चैप्टर प्लान करके लाई हूँ कि मैं पहले ये पढ़ाऊंगी, फिर मैं ये क्वेश्चन पूछूंगी, फिर मैं ये पढ़ाऊंगी, फिर मैं ये क्वेश्चन पूछूंगी, है ना। तो ये प्लानिंग है, और जब आप एक प्लानिंग के साथ चलोगे तो उस काम को, जो आपने अपना एम बनाया है, जो लक्ष्य बनाया है, उसको अचीव कर पाओगे, ठीक है। चले, प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल डिफरेंस, ये नया नेक्स्ट प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल बोलता है कि बच्चों के अंदर व्यक्तिगत अंतर होता है और उसको पहचानो। जब आपको पता होगा कि कौन सा स्टूडेंट क्या कर रहा है, कौन सा स्टूडेंट क्या कर सकता है, तब आप एक बेटर वे में उनको पढ़ा पाओगे। देयरफॉर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप बच्चों के अंदर व्यक्तिगत अंतर होते ही हैं, हर बच्चा दूसरे से अलग होता है, तो वो पहचानो, ये आपका काम है एज अ टीचर पहचानना। और जिस भी तरह के स्टूडेंट्स आपके क्लास में, आप उस तरह से उनको पढ़ाओ, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन होता है चयन का सिद्धांत। ये आपकी जिम्मेदारी है कि कोई टॉपिक मान लो आपको पढ़ाना है, उस टॉपिक से जुड़ा हुआ क्या मटेरियल मैं यूज करूंगी, क्या पिक्चर मैं यूज करूंगी, बच्चे को किन पिक्चर्स को दिखाऊंगी और समझाऊंगी, किन क्वेश्चंस को यूज करूंगी, ये सब कुछ आप ही को सिलेक्ट करना है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन क्या बोलता है, रेलेवेंट होना चाहिए, प्रासंगिक होना चाहिए और अपडेटेड होना चाहिए। जैसे मैं आज के क्लास के अंदर आपसे 2002 का क्वेश्चन कराऊं, तो ये रेलेवेंट नहीं है, ठीक है, ये रेलेवेंट नहीं है। आप बोलोगे मैम ये तो इतना पुराना पैटर्न है, अभी रिसेंट वाला हम लोग करते हैं। तो यस, दिस इज राइट कि रिसेंट, रेलेवेंट, अपडेटेड चीजें आप दोगे स्टूडेंट्स को, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगी, ना कि बहुत पुरानी। मैं आज आपको एग्जाम में कोई न्यूज बताऊं 1991 की, तो वो रेलेवेंट नहीं है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में कुछ हुआ है, वो न्यूज आपके लिए ज्यादा सही अपडेटेड न्यूज है, और वो हमारे एग्जाम में पूछी जा सकती है ना। सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि सिलेक्शन आपको करना है, क्या पढ़ाना है। टॉपिक आपको मालूम है कि भाई ये टॉपिक पढ़ाना है, बट उस टॉपिक में क्या पढ़ाना है वो सेलेक्ट करना है, रेलेवेंट कंटेंट, अपडेटेड कंटेंट, एंड दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ डिविजन। प्रिंसिपल ऑफ डिविजन या विभाजन का सिद्धांत क्या बोलता है, कोई टॉपिक
को इजी बना के पढ़ाओ। और इजी कैसे बनाओगे? जब सब्जेक्ट को आपने छोटे छोटे से यूनिट्स में, मतलब इकाइयों में डिवाइड किया है। अब देखो, पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड को छोटे छोटे से पार्ट में डिवाइड किया गया है ना, कि आज बेसिक्स पढ़ेंगे, बेसिक पढ़ लोगे तो कल ऑब्जेक्टिव्स पढ़ाऊंगी, फिर लेवल्स पढ़ोगे। तो हर एक सब्जेक्ट को छोटे छोटे से यूनिट्स में डिवाइड कर दिया गया और फिर हमको वो पढ़ाया जाएगा तो हमें ज्यादा समझ में आएगा। एक और एग्जांपल, बॉड मास यूज करते थे आपके मैथ्स के अंदर, हमने सबने किया है, भले से आपने 10th या 9th में मैथ्स छोड़ दियो, लेकिन तब तक ये सब कर चुके थे आप। क्या? बॉड मास, जहां पे ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। लेकिन ये बॉड मास का कॉन्सेप्ट कब आया? पहले एडिशन सिखाया गया, फिर सब्सट्रैक्शन सिखाया गया, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर आपको डिवीजन सिखाया गया। ये सब कुछ जब सीख गए तब बॉड मास आया, है ना। तो पहले छोटे छोटे से इस बॉड मास के छोटे छोटे से पार्ट्स को सिखा दिया गया और फिर हमें इन सब का रिलेशन समझाया गया, राइट। तो यही है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन। प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन क्या बोलता है कि आप डिवाइड करो अपने सब्जेक्ट को छोटे छोटे से पार्ट में, जिससे कि बच्चे को ज्यादा अच्छे से समझ में आए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ रिविजन। जो बच्चे ने पढ़ा है वो भूल जाएगा, ठीक। अगर मैं आज कुछ पढ़ रही हूं तो मैं भूल जाऊंगी, कल भूलूंगी, या मे बी एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, पर भूल जाओगे। अगर रिवीजन होता रहेगा, बार बार हम उसको रिवाइज करते रहेंगे तो नहीं भूलेंगे, राइट। तो ये क्या है? प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन, कि अगर आप चाहते हो लर्निंग को लास्टिंग बनाना, टिकाऊ बनाना, तो बच्चे को बार बार रिवाइज कराओ। रिवाइज ऐसा नहीं है कि भाई पूरा पूरा हम चैप्टर लेके बैठ जाएंगे और बोलेंगे चलो फिर से इसको पढ़ते हैं, नहीं। क्वेश्चंस करा दो। आज कुछ पढ़ा रहे हो जो किसी प्रीवियस टॉपिक से जुड़ा है तो उसके एग्जाम्पल दे दो, राइट। बच्चे का टेस्ट रख लो, बीच बीच में टेस्ट रखोगे तो बच्चा रिवाइज करके आएगा। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन एंड रिक्रिएशन। क्रिएशन का मतलब है कि बच्चे को क्रिएटिविटी बूस्ट करनी है। अब क्रिएटिविटी कैसे बूस्ट करोगे आप? बच्चे की क्रिएटिविटी बूस्ट करने के लिए आप सिंपली ये कर सकते हो कि बच्चे को कुछ काम खुद करने दो। सब कुछ आप खुद कराओगे तो बच्चे के क्रिएटिविटी नहीं डेवलप होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चा जो है अपने से सोच नहीं पाएगा, अपने से कोई काम नहीं कर पाएगा। तो इफ यू वांट द स्टूडेंट टू बी क्रिएटिव, देन क्या करोगे आप उसको थोड़ी सी छूट दोगे। ये है प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन। और रिक्रिएशन होगा, थोड़ा सा ह्यूमरस एनवायरनमेंट दो, जिससे बीच बीच में ना हम रिक्रिएशन के लिए, होता है वीकेंड हमारा रिक्रिएशन के लिए होता है, हम थोड़ा सा रिफ्रेश होते हैं। तो उसी तरह से क्लास में बच्चे को थोड़ा सा बफर टाइम दो, जिससे कि वो रिफ्रेश हो सके। मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसको बोलोगे चलो 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, नहीं। कुछ बीच में बात कर ली आपने उससे, कुछ और थोड़ा सा लाइट हमने डिस्कशन कर लिया, जिससे कि बच्चे को थोड़ा थोड़ा सा बीच में अगर एक गैप मिलता रहेगा तो उसको बहुत ज्यादा आप बोल सकते हो बहुत ज्यादा उसके दिमाग पे बोझ भी नहीं पड़ेगा और वो अच्छे से उस टॉपिक को समझ लेगा और कॉन्सेप्ट्स उसको क्लियर भी होते जाएंगे, ठीक है। सो ये है प्रिंसिपल ऑफ रिक्रिएशन और क्रिएशन, सृजन और मनोविनोद का सिद्धांत। यहां पर बोला गया है कि बच्चे को क्रिएटिविटी बूस्ट करने के लिए थोड़ी सी एक्टिविटीज दो जो वो खुद करे, और आपको उसको करना है रिक्रिएशन के लिए आपको कुछ ना कुछ उसको बीच बीच में कुछ बातें कर ली, टॉपिक से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए। मतलब बीच में थोड़ा सा ब्रेक होना चाहिए। कंटिन्यूअसली पढ़ाते जाओगे तो यहाँ पर हो सकता है कि कुछ बच्चे बीच में ही उनको नहीं समझ में आए या समझना उनको बंद हो जाए, ठीक। चले, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक डीलिंग। लोकतंत्र होता है कि छूट दो बच्चे को, ठीक। बच्चे को छूट दो, ऐसा नहीं है। हाँ, गेम्स पीरियड हो सकते हैं, पूरे दिन में आपने कुछ एक एक्टिविटी रख ली बीच में। इवन क्लास में भी आप जब 60 मिनट पढ़ा रहे हो तो बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए, कुछ और करा लिया, जिससे कि वो ब्रेक हो जाए बीच में, आपका मोनोटोनस पढ़ने से बीच में एक ब्रेक मिल जाए, ठीक। अभी नेक्स्ट है आपका क्रिएशन। मतलब उसको कुछ खुद करने को दो, कुछ डिफरेंट एक्टिविटीज दो जहां बच्चा क्रिएटिव होके काम करे। जैसे एक बोल दिया कि भाई ऐसे लिख के आना, अब बच्चा खुद से उस काम को करेगा और अपने से सोच के करेगा, है ना। और डेमोक्रेटिक डीलिंग भी वही है कि आप बच्चे को सब कुछ खुद कराओगे तो क्या होगा, बच्चे की कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं होगी। तो इसलिए हमें करना क्या होगा, डेमोक्रेटिक वे में बच्चे के साथ डील करना होगा। डेमोक्रेटिक वे में डील करने का मतलब है कि बच्चे का अगर आप आत्मविश्वास और आत्मसम्मान डेवलप करना चाहते हो तो वो कैसे आएगा, जब आप उसको फ्रीडम दोगे।
जैसे स्कूल में हुआ नहीं करता था कि टीचर हमको फ्रीडम देता था कि भाई या टीचर हमको इस तरह से कभी कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता था कि आज तुम क्लास के मॉनिटर हो या ये काम जाओ करके आओ। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स टीचर है, उसको ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए, तो वो हो सकता है आज आपको भेज दे कि जाओ ज्योमेट्री बॉक्स लेके आओ, राइट। तो जो आपको इस तरह से काम कराए जा रहे हैं और आप जब खुद करके उस काम को देखोगे तो आपका एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। सो डेमोक्रेटिक डीलिंग यही है कि थोड़ा सा फ्रीडम दिया जाए बच्चे को, थोड़ा सा कुछ चीजें उनको करने को दी जाए जिससे कि उनका आत्मविश्वास और उनका आत्मसम्मान डेवलप हो। ठीक है, सो ये हो गए हमारे सारे प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। आज हम यहीं तक करेंगे, ये आप खुद पढ़ लोगे और कल के क्लास में मैं इसको आपको समझा दूंगी, तो आज तो आप ये करोगे खुद से। ठीक है, चलें नाउ ये सारे क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए एक होमवर्क होगा। सो इन क्वेश्चंस को आप करके देखना। ये फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल का मैंने चार्ट भी लगा दिया है जो कि मैंने आपको समझा दिया। फॉर्मल होता है स्कूल कॉलेज में, इनफॉर्मल एवरीडे लाइफ में होता है, और नॉन फॉर्मल कब होता है? नॉन फॉर्मल हमारा होता है डिस्टेंस मोड में। तो ये हमने कर लिया है, ठीक है। अच्छा, ये कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं आपको, वो क्वेश्चंस कर लेना। आज के क्लास में हमने क्या क्या करा? टीचिंग के कॉन्सेप्ट को हमने पढ़ा, है ना, टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, टीचिंग के प्रिंसिपल्स देखे, ये सारी चीजें हमने आज के क्लास में करी है। इसको रिवाइज करना, ठीक है, रिवाइज कर लेना, फिर हम कल के क्लास में मिलते हैं। इनके ऊपर भी आप एक बार काम करना कि एक अच्छे टीचर की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, कल डिस्कस करेंगे, तो थोड़ा सा इसको सोच के आना। एंड क्या डिफरेंस होता है इनमें, ये पढ़ चुके हो, देख लेना एक बार, ठीक। डीपीपी में वो क्वेश्चंस, डीपीपी में आपको अलग क्वेश्चन मिलेंगे, पीपीटी में अलग मिलेंगे, ठीक है। चले, कब कब क्लास होगी आपकी? रोज क्लास होगी मंडे से फ्राइडे तक 10 बजे सुबह के, ठीक है। चलो, बाय बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे। हाँ, डेली क्लासेस होंगी। स्टडी प्लान देख लो एक बार, स्टडी प्लान देख लो, उसमें मेंशन्ड होगा। किसी दिन क्लास नहीं होगी तो वो भी मेंशन्ड होगा, किसी दिन क्लास एक्स्ट्रा होगी तो वो भी मेंशन्ड होगा। तो स्टडी प्लान देख लेना, ठीक है। चले, थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ ग्रेट, 10 बजे है क्लास टाइमिंग। ओके, बाय बाय।